हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पॉलिटी का अगला लेक्चर लेकर आपके सामने आए हैं। ये पार्ट्स है संविधान के स्रोत। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हमारा संविधान जो है वह किन किन देशों से लिया गया है, कौन कौन से प्रावधान इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछता है कि हमारे संविधान का जो सबसे प्रमुख जो सोर्स है, तो हमारे संविधान का जो सबसे प्रमुख सोर्स है वह है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो हमारे संविधान का सबसे मुख्य स्रोत है। लगभग 250 से अधिक जो आर्टिकल्स हैं ना, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी से लिए गए हैं। जैसे कुछ प्रावधानों की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका की व्यवस्था, उसके बाद जो आपातकालीन उपबंध हैं, ये सब जैसे प्रावधान जो हैं भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं 1935 से। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा ब्रिटेन। चूँकि ब्रिटिश हुकूमत ही थी जो कि भारत के ऊपर लगभग 200 से अधिक वर्षों पर राज किया था। ठीक है, तो हम इस परंपरा से हम लोग पहले से ही भली भांति अवगत थे, जो संसदीय व्यवस्था यहाँ पे चल रही थी। ठीक है, जो ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था चल रही थी वही लगभग व्यवस्था यहाँ पे भी लागू किया था। ठीक है, गवर्नर्स के रूप में। तो हम लोग इस व्यवस्था से भली भांति परिचित थे। तो इसीलिए जब आज़ादी के बाद हम लोगों ने वही ब्रिटेन का ही जो संसदीय ढांचा था वही हम लोगों ने अपनाना जरूरी समझा। ठीक है, तो संसदीय जो व्यवस्था होती है वही ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद चूंकि संसद के अंदर मंत्रीगण रहते हैं तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है वो भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद एक आता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब हुआ कि कानून के नज़रों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कानून की नज़रों में सब एक समान होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्रावधान है विधि का शासन, ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। ओके, उसके बाद एकल नागरिकता। जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, वहाँ पर स्टेट की अलग नागरिकता होती है, उसके बाद कंट्री की अलग नागरिकता होती है। लेकिन जो कि हमारे यहाँ भारत में भी एकल नागरिकता है। ठीक है, यह प्रावधान हमने लिया कहाँ से है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका। अब जैसे न्यायपालिका है तो न्यायपालिका सेंट्रल और स्टेट के लिए अलग अलग नहीं है, यह एकीकृत है। जैसे सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक, उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट और सबसे नीचे रहता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये सब एकीकृत हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ से हम लोग अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऊपर हम लोग अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यह एकीकृत प्रणाली है। तो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है, चूँकि यहाँ के संसदीय जो प्रणाली है वही हम लोग। उसके बाद दूसरा जो है, यहाँ पे जो संसद के अंदर मंत्रीगण रहते हैं यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हम लोगों ने लिया है, एकीकृत न्यायपालिका हम लोगों ने लिया है, और उसके बाद एकल नागरिकता। ठीक है, और उसका विधि का शासन यानी कानून की नज़रों में सब एक समान होंगे। विधि का शासन प्रावधान भी हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। उसके बाद आते हैं यूएसए के संविधान से। चूँकि हमारे दिमाग में अभी भी जब भी कोई शक्तिशाली राष्ट्र का नाम आता है तो सबसे पहले यूएसए का नाम आता है। तो वहाँ से हम लोग ये याद रख सकते हैं कि अगर मूल अधिकारों का कोई संरक्षण कर सकता है, FR फंडामेंटल राइट्स, इसका अगर कोई संरक्षण कर सकता है तो कौन सा कर सकता है, अमेरिका कर सकता है। ठीक है, याद रखने के लिए। तो ये मूल अधिकार का जो प्रावधान है ये हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसको हम लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। यह क्या होता है, जैसे न्यायालय के पास यह शक्ति होती है कि वह विधायिका के जो कानून जो बनाया है या जो कार्यपालिका के जो आदेश हैं उनके संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। तो यह भी प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, वह अपना निर्णय निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर देगी। यह प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये आपको आर्टिकल अभी पढ़ाएंगे, आर्टिकल 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान दिया गया है। जैसे अगर एकदम संक्षेप में हम लोग देखें तो 1/4 जो सदस्य होते हैं वो 14 दिन पहले लिखित नोटिस देते हैं हस्ताक्षर करके। उसके बाद यह प्रोसेस स्टार्ट होता है और यह प्रोसेस संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा। जैसे सपोज करो अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ, ठीक है,
तो वहाँ पर विशेष बहुमत से पास करेंगे, विशेष बहुमत यानी 2/3 वोट। उसके बाद फिर वहाँ से जांच की जाएगी और दूसरे सदन पर भेजा जाएगा, जैसे सपोज करो उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा, वहाँ पर भी विशेष बहुमत से पास होगा 2/3 से। उसके बाद जब दोनों सदनों से पास हो जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। यही प्रावधान है राष्ट्रपति पर महाभियोग का, आर्टिकल 61। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और अभी हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं CP राधाकृष्णन जी बने हैं, ठीक। तो यह इतने प्रावधान लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कौन कौन से, आइए हम लोग फिर से देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स की जो रक्षा कर सकता है अमेरिका कर सकता है, इस वजह से हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी न्यायिक समीक्षा, इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, ठीक है। यानी संवैधानिकता की जांच कर सकता है जो न्यायालय है, चाहे वह विधायिका के कानून हो या कार्यपालिका के आदेश हों। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है यहाँ पर, ठीक है, यानी वह कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रोसेस भी हमने बता ही दिया, ठीक है, आर्टिकल 61। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद कनाडा, कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया है संघीय व्यवस्था। अब संघात्मक व्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है? देखो, सरकार 2 स्तर या 2 से अधिक स्तर में विभाजित होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने यहाँ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके बाद स्थानीय सरकार भी आती है, ठीक है, लोकल गवर्नेंस, ठीक है। तो मेनली 2 हैं, केंद्र और राज्य सरकार। तो यानी यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है। यह प्रोसेस हमने लिया कहाँ से है? कनाडा के संविधान से लिया है, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था। अच्छा, संघात्मक व्यवस्था का ही एक प्रतीक होता है राज्यपाल, ठीक है, वह केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। केंद्र की रिकमेंडेशंस पर जो राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत नियुक्त किया जाता है राज्यपाल, और वो राज्य के प्रमुख के रूप में काम करता है, स्टेट के प्रमुख के रूप में, ठीक है। वो प्रतिनिधि किसका रहता है? केंद्र का, ठीक है। तो इस वजह से यह भी संघात्मक व्यवस्था का प्रतीक है, माना जाता है राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो अवशिष्ट मतलब जो बची हुई, जैसे हम लोगों ने सूचियाँ पढ़ी थी, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की जो सूचियाँ थी, अगर उसमें कोई किसी विषय का प्रावधान नहीं दिया गया है तो जो बचा है, जैसे मतलब मॉडर्न टेक का ज़माना आ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो जैसे अभी डिजिटल का युग आया, अब आज़ादी के समय डिजिटल का युग नहीं था, ठीक है। तो यह नया प्रावधान हो गया, तो इसका उल्लेख किसी विषय में नहीं दिया गया है, तो इसके लिए नया कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पर कानून कौन बनाएगा, यह कैसे डिसाइड होगा? इस पर केंद्र बनाएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। तो यही प्रावधान है कि अवशिष्ट शक्तियों का किसके पास रहेंगे? केंद्र के पास। तो कनाडा से हम लोगों ने 3 बातें ली हैं। कौन कौन सा? संघात्मक व्यवस्था, और जो संघात्मक व्यवस्था का एक प्रतीक होता है राज्यपाल, उसकी नियुक्ति। उसके बाद जो तीसरा है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो बची रह गई वो केंद्र के पास रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है DPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी वो निर्देश या वो सिद्धांत जो सरकार जो है, गवर्नमेंट जब कोई कानून बनाएगी तो उसमें इन निर्देशों का पालन करेगी, ठीक है, या पालन करने की कोशिश करेगी। उसके बाद दूसरा प्रावधान लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनय। कितने सदस्यों का मनोनय करती है? 12 सदस्यों का, ठीक है। और यह 12 सदस्य कौन से होंगे? जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों में जो विशेष महत्व रखते होंगे उन्हें ही नियुक्त करती है, ठीक है, राष्ट्रपति। 12 सदस्यों का, जैसे अभी पिछले साल ही सुधा मूर्ति जी राज्यसभा सांसद के रूप में नियुक्त हुई हैं, ठीक है। तो 2 प्रावधान लिए गए हैं आयरलैंड से, एक DPSP का प्रावधान यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और दूसरा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनय की प्रावधान है, ठीक है, 12 सदस्यों का। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। यह हमारे आर्टिकल 368 में है, ठीक है। संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है वह 368 में दिया गया है, संविधान संशोधन। अच्छा, संविधान संशोधन कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से। कौन कौन से? सबसे पहले साधारण बहुमत से, उसके बाद आता है विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से, उसके बाद जो तीसरा प्रावधान आता है वह विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों द्वारा, ठीक है, उसमें सहमति लेनी होगी। तो यह है संविधान संशोधन। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है? फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, तो उसमें ये नारे बहुत फेमस हुए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। ये नारे बहुत ज़्यादा प्रचलित किए गए और वह फ्रांस की क्रांति से उठकर पूरी दुनिया में फैले, ठीक है। तो यह प्रावधान प्लस गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है।
उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया है समवर्ती सूची का प्रावधान। ठीक है, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है ना, तो उसमें जो समवर्ती सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है, वो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान है संयुक्त अधिवेशन का, संयुक्त बैठक का। अब संयुक्त बैठक के विषय में दो बातें हम लोग को याद रखनी है। पहला कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है ना, वह राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन जो होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वह लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब लोकसभा और राज्यसभा में सहमति, आपसी सहमति न बने, तब यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। लेकिन दो विषयों पर नहीं बुलाया जाता, पहला संविधान के संशोधन पर और दूसरा धन विधेयक पर। इन दोनों विषयों को छोड़कर बाकी पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है जर्मनी का वाइमर संविधान। संविधान से हम लोगों ने लिया है कि आपात के दौरान जो मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है, वह प्रावधान हम लोगों ने लिया है, एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो इसके निलंबन का प्रावधान है वह हम लोगों ने लिया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसमें आर्टिकल 358 जो 358 आर्टिकल है वह अपने आप एक्टिवेट हो जाता है कि जितने भी हम लोग को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं 19, वो सब एबलिश कर दिए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति जो है वह एक प्रावधान जारी करके, ठीक है, बाकी जितने भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें भी एबलिश कर सकता है, लेकिन दो आर्टिकल्स को छोड़कर, 20 और 21। ठीक है। 20 क्या है? अपराध से दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 क्या है? जीवन का अधिकार। ठीक है। उन दोनों को छोड़कर बाकी सब एफआर निलंबन किए जा सकते हैं। ठीक है, आपातकाल के दौरान। उसके बाद आता है जापान से हम लोगों ने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? जैसे किसी ने अपराध किया, कोई संदिग्ध अपराधी है, तो उसको जो कानून में जो लिखा गया है कि उस अपराध के लिए कौन सा उसे दंड दिया जाना चाहिए, तो वह उसी के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन जो यह प्रावधान है यह इवॉल्व हो गया। ठीक है। अब विधि की उचित प्रक्रिया भी आ गई, विधि की सम्यक या उचित प्रक्रिया। आर्टिकल 21 में देखो यह बात कही गई है, आर्टिकल 21 में यह बात कही गई, विधि की स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। तो अब यह प्रोसेस इवॉल्व हो गया, विधि की सम्यक उचित प्रक्रिया भी आ गई मेनका गांधी वाद के बाद 1978 में। ठीक है। अब सभी स्थिति को जांच परख कर विधि की सम्यक उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से हम लोगों ने लिया है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको पता होगा 42वें संविधान 1976 द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। पहले कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। उसके बाद एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया, तो अब टोटल संख्या कितनी हो गई है? 11। ठीक है, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर। उसके बाद एक और प्रावधान हम लोगों ने लिया है न्याय का प्रावधान। जो प्रस्तावना में न्याय का प्रावधान है, जैसे कितने प्रकार के न्याय हैं प्रस्तावना में? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के जो न्याय के प्रावधान हैं वह हम लोगों ने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। ठीक है। और उसके बाद मूल कर्तव्य का प्रावधान लिया है। यह 2 प्रावधान हमने रूस से लिया है। आइए एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम, जो हमारे संविधान का जो सबसे प्रमुख स्रोत है, जो सबसे बड़ा स्रोत है, वह यही भारत शासन अधिनियम है। फॉर एग्जांपल जैसे आपातकालीन उपबंध, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, ये सब प्रावधान हमने सीधा हमने उठा लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया है संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, और उसके बाद एकीकृत न्याय प्रणाली जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। उसके बाद यूएसए के संविधान से हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। ये सब प्रावधान हमने लिया है यूएसए के संविधान से। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया है संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद जो अवशिष्ट शक्तियाँ रहेंगी वह केंद्र के पास रहेंगी, यानी केंद्र को मजबूत बनाने की बात कही गई है। ठीक है। उसके बाद आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है डीपीएसपी का प्रावधान और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन कुल 12 सदस्यों का, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से निपुण हों। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिनको आर्टिकल 368 में वर्णन किया गया है। फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने लिया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं गणतंत्र का प्रावधान। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने लिया है एक तो समवर्ती सूची, उसके बाद संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, जिसका आर्टिकल 108 में वर्णन है। उसके बाद जर्मनी के वाइमर संविधान से हम लोगों ने लिया है आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान है, वो हम लोगों ने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है।
उसके बाद आता है जापान के संविधान से हम लोगों ने लिया है विधि की स्थापित प्रक्रिया, जो कि वर्तमान में विधि के सम्यक या उचित प्रक्रिया में इवॉल्व हो गया है। उसके बाद जो सबसे लास्ट है रूस, इससे हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और जो प्रस्तावना में जो 3 न्याय का वर्णन है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो क्या कभी कोई पूछे धार्मिक न्याय का उल्लेख है, तो धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, ठीक है, केवल यही 3 न्याय का उल्लेख है। तो आज संविधान का स्रोत यहीं पे समाप्त हुआ। फिर आगे के लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।